नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव और आज गौरांशी अकेली नहीं है। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है जिनका नाम है निखिल सचान। निखिल, सबसे पहले तो आपका यूपी तक पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, और देखिए निखिल के बारे में हम आपको बता दें कि निखिल को आप एंटरप्रेन्योर कहिए या फिर करियर काउंसलर कहिए, आपके पास शायद डेजिग्नेशंस कम पड़ जाएंगी निखिल के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि निखिल के बारे में इतना इंट्रोडक्शन जो लंबा बन रहा है वो तब बन रहा है जब निखिल ने सिर्फ और सिर्फ बीटेक सेकेंड ईयर में अपने काम की शुरुआत कर दी थी। निखिल, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी क्या रही, क्योंकि जितना मैंने आपसे बातचीत की उस हिसाब से बीटेक जो होता है, जब बीटेक सेकेंड ईयर में लड़के घूम रहे होते हैं, हम लोगों ने भी कॉलेज बहुत बंक किए होते हैं, उस समय पर जब हम बेफिक्र होते हैं, आप एक कंपनी खड़ी करने की सोच रहे थे। मैं बेसिकली कानपुर से बिलोंग करता हूँ, तो एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि मेरी जो जर्नी की स्टार्टिंग है वो ऐसा है, थोड़ा सा बंक तो सारे करते हैं कहीं ना कहीं, बट मैंने थोड़ा सा अपने टाइम इंगेजमेंट अच्छी जगह करी है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं एक रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो एक जो इसकी इनिशियल स्टार्टिंग है, इसकी 2-3 स्टोरी है। मैंने काफ़ी जगह अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाली हुई है। तो मेरी सिस्टर है, तो उसकी यूपीटीयू में रैंक 1100 थी। तो हुआ क्या एक बार कि जब उन्होंने एग्ज़ाम दिया 2013 में, तो लोगों ने बोल दिया गांव में कि अब इसमें तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के तो कोई चांस है नहीं। तो फिर उसको ड्रॉप करके मतलब बीएससी करा दिया गया। फाइनली फिर उसने सेकंड टाइम आईआईटी जैम वगैरह करके आईआईटी से एमएससी किया। तो वो एक कहीं ना कहीं 1100 रैंक में एक एचबीटीआई जो है मतलब था पहले, वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था, बट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो रह गया। पहली इंसिडेंट स्टोरी तो ये है। दूसरी ये है कि मुझे लगता है कि मुझे एनआईटी मिल जाता, मेरी भी एक अच्छी रैंक थी। हाँ, मतलब 80,000 के राउंड मेरी रैंक थी, तो मुझे लग रहा है कि एनआईटी मिल जाता अगर मैं स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करता, बिकॉज उसमें एक स्पॉट राउंड होता है कि अगर आप लास्ट में जाके पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें 40,000 डिपॉजिट करने होते हैं। तो मिडिल क्लास बैकग्राउंड में क्या होता है, 40,000 रुपए नहीं, मतलब बहुत एक बड़ा अमाउंट होता है। तो इसलिए पेरेंट्स ने बोला कि भाई एक साल की फीस है 1,33,000, उसको आपको 40,000 आपको स्पॉट राउंड में डालने हैं या किसी एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। तो मैंने वहाँ पे डिसीजन ले लिया कि भाई हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, बिकॉज हमारे पास में बहुत ज़्यादा 40,000 तो थे नहीं, तो उसी में से मुझे मैनेज करना था। तो फाइनली मैंने फिर यूपीटीयू का मैंने एग्ज़ाम दिया था। मैंने 2016 में 16-20 में गलगोटिया से पास आउट हूँ। तो उसी दौरान मतलब एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जब मैंने अपनी काउंसलिंग की, तो देन मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता चली और फिर मैं काउंसलिंग की जर्नी में धीरे धीरे करके एंटर कर गया। पहले मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स की काउंसलिंग करी। फ्रेंड्स की काउंसलिंग करने के बाद में फिर मैंने कुछ एज एन फ्रीलांसर 2017 से 19 तक वर्किंग की। और फिर मैंने कॉलेज बंक करने का जो पॉइंट था वो ऐसे ही रहा, तो काफ़ी सारा कॉलेज बंक किया और 19 में फाइनली मैंने ऑफिस इस्टेब्लिश कर दिया था कानपुर में। मैंने उस टाइम पे 1 CR का रेवेन्यू जनरेट किया हुआ था 2019 में। तो मतलब बीटेक स्टूडेंट के लिए एक बड़ा अमाउंट होता है। तो एक होता है ना कि अब ठीक है, अब तो बढ़िया चल रहा है, अब प्लेसमेंट में बैठ के क्या करेंगे। और अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि जब निखिल अपनी जर्नी बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 40,000 रुपए के बारे में भी सोचना पड़ रहा था, एक वो समय था जिसको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है और आज का समय है जब निखिल ने अपनी कंपनी 50 CR की कंपनी खड़ी कर दी। निखिल, ये एक बहुत मोटिवेशनल जर्नी। आप समझिए कि जब हमारी और आपकी उम्र के जो लोग होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि इंटर्नशिप कहीं मिल जाए या फिर कहीं प्लेसमेंट मिल जाए, उस समय आपने कंपनी खड़ी की, तो आपका माइंडसेट एकदम क्लियर था? क्योंकि देखिए, जब आप बीटेक में होते हैं तो आपके पास प्लेसमेंट के ऑफर्स भी होते हैं, आप प्लेसमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं और बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। तो एक तरफ रिस्क था, एक तरफ सिक्योर जॉब थी, तो इन सब के बीच में चुनाव करना कितना मुश्किल था और कैसे बैलेंस किया आपने? मुझे लग रहा है कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा ट्रिपिकल होता है। हाँ। कि अपनी पहली फैमिली को समझाना और फिर सोसाइटी को समझाना एक तरह से, और बहुत सारे मतलब फैमिली में जो भी रिलेशंस होते हैं उनको समझाना कि भाई कि हम कर क्या रहे हैं। मेरा जो था, मैं आपको बताऊं, 2017 से 19 तक मैं किसी को बता नहीं पाया कि मैं एज एन फ्रीलांसर ये सब वर्किंग कर रहा हूँ। तो मुझे ये लगता था कि जब मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा इस फील्ड में, देन लोगों को खुद पता चल जाएगा कि मेरा एक फाइनल विजन क्या है और हम किस तरह के स्टैंड लेना चाह रहे थे। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं काम कर रहा था तो लोग बोल रहे थे कि एक कमीशन के इंसेंटिव की वजह से और देन हम वर्किंग कर रहे हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में कन्वर्ट किया। तो मैंने बोला इसमें एक प्लेटफॉर्म डेवलप करूंगा। मुझे लगता है कि 19 के बाद से इंडिया में बहुत सारे करियर काउंसलिंग एक साथ ओपन होके आए। और 19 में मेरा ही एक सिंगल यूट्यूब चैनल था कि जो जेई की काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता था। उस टाइम पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था, मैं आपको उसको भी बता दूं कि मोस्टली लोग करते क्या थे, इंजीनियरिंग में एक डायरेक्ट एडमिशन भी होता है मैनेजमेंट कोटा का, तो उसमें कुछ 5 लाख डोनेशन जाती है, कहीं 10 लाख डोनेशन जाती है और लोग काउंसलिंग से करा देते थे।
तो काउंसलिंग एल्गोरिथम बहुत कम लोगों को मालूम था। तो जब मुझे पता चला यार, तो मैंने बोला कि ये तो बड़ा अच्छा है और इसमें बच्चों का बेनिफिट भी होगा और इस पे हम कुछ इकोनॉमिकल प्राइस रख लेते हैं। तो मैंने इसकी स्टार्टिंग 2 वे में की। एक, अगर वन टाइम कोई मेरे से मीटिंग करेगा तो उसका हम 1100 चार्ज करते थे उस टाइम पे। और अगर कोई कंप्लीट काउंसलिंग कराना चाह रहा है, गारंटीड कॉलेज चाह रहा है, तो उसमें हम 20-25 हज़ार रुपये चार्ज करते थे। वो अभी भी करते हैं। तो उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट हुआ कि मतलब कहाँ पे 5 लाख 10 लाख देने पड़ते थे, एक मार्केट फाइनली कोलैप्स हो गया। तो मैंने लगभग 250-300 बच्चों का पहली बार प्रीमियम स्टूडेंट का काउंसलिंग किया हुआ था। और मुझे लग रहा है कि अभी तक तो मैं लगभग 1-to-1 इंटरेक्शन करके 10 लाख बच्चों की काउंसलिंग कर चुका हूँ। 10 लाख हाँ, बच्चों इंजीनियरिंग और प्लस मेडिकल का अगर दोनों कैलकुलेट करोगे इतना कर लेते हैं। तो अब मेरा चैनल ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर की नियर अबाउट भी है। तो ऑनलाइन ही ऑडियंस मैंने रीच किया जो भी किया हुआ है। तो ऑथेंटिसिटी तो धीरे धीरे बढ़ती है ना, आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। क्योंकि 2 साल जैसे मैंने बताया कि एक मेरे लिए बताना घर पे टफ था, चुपचाप करते थे धीरे धीरे, है ना। कि पहली बार जब मैंने किया तो मुझे 50,000 रुपये मिले, तो उसको भी मैंने कुछ अपने हॉस्टल में पे कर दिए। तो मेरा ये था कि क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं था, तो कहीं ना कहीं फीस की दिक्कत आती थी। फादर ने जैसे तैसे करके फर्स्ट ईयर की फीस तो दे दी थी। तो ये था कि अब यार सेकेंड ईयर की फीस का जुगाड़ करना है। कैसे तो हाँ, तो धीरे धीरे हॉस्टल की कभी अरेंज कर ली, अपने एक्सपेंसेस करने लगे। फिर धीरे धीरे मैंने अपनी 3rd ईयर की और 4th ईयर की फीस मैंने खुद पे की। तो वो एक धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है और देन फिर आप आके किसी को बोल सकते हो कि जो आप कर रहे हो वो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इट्स नॉट अ 1 डे और 2 डे जर्नी। आपको अगर कोई चीज़ का वर्किंग करना है या कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन लेके आप काम करना शुरू कर दो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पर आपका जब घड़ा भर जाएगा तो आप उसको फिर बोल सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा निखिल, मेरा सवाल आपसे ना कोविड के दौरान का जरूर रहेगा। हाँ। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अब हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी का, आप कैसे स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं, कैसे उनकी हेल्प करते हैं, ये सब अगर आप बताएं। करेंटली मैं 2 कंपनी रन कर रहा हूँ। 2 कंपनी इस उम्र में, आप पहले ये ध्यान दे तो लीजिए। अभी एक करियर किक सर्विसेज के नेम से, जिसमें हम स्टूडेंट की करियर काउंसलिंग करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। मोस्टली जेई और नीट को लेकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर मार्केट में। तो एक तो ये, दूसरा हम लोग कॉलेज जो हमारे क्लाइंट्स हैं तो उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एज एन ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनको ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट जो भी कराना है तो वो मेरे से करा सकते हैं। अच्छा, ये काम जब आप कर रहे थे, देखिए ये सब आपने 2017 में अपने बीटेक सेकंड ईयर में शुरू कर दिया था। हाँ, मैंने पहले 17 में करियर किक को स्टार्ट कराया, फिर 2021 में मैंने एनटेक्जी प्राइवेट लिमिटेड को स्टार्ट कराया। तो ये सब आप तब बता रहे हैं जब आप कॉलेज में थे। अच्छा देखिए, 2017 से जर्नी आपने शुरू की और थोड़ी बहुत मुश्किलों के साथ आप आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आया जिसने सबकी जमीन हिला कर रख दी, वो था कोविड का टाइम। उससे कैसे आप निकले, क्योंकि उससे निकल कर आना बहुत मुश्किल था बहुत से लोगों के लिए, और उससे निकल कर आप अभी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं बोलूँगा कि मतलब मेरे फादर का बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने मुझे काफ़ी एक बैकअप दिया हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने 5-7 लाख रुपए तो मेरे को बैकअप दिया हुआ था। अदरवाइज मैं कोविड में एक तरह से मेरी टीम ब्रेक हो गई थी और चीज़ें हम सर्वाइव नहीं कर पाते। बट मैं अपनी टीम को बहुत यार अप्रिसिएट करता हूँ अभी भी, और फिर से करूँगा कि वो बड़े डेडिकेटेड हैं जो भी हमारी टीम है। तो लगभग 4-5 लोग हैं, वो उन्होंने डेडिकेशन के साथ में, मुझे लग रहा है कि सिर्फ ऑफिस में ही हम लोग पूरा खाना भी बनाते थे, वहीं काम भी करते थे। तो मुझे लग रहा है ऐसे करके मैं 6 महीने तक हम लोग बाहर नहीं निकले थे कोविड में। तो वो बड़ी स्ट्रगलिंग रही थी मेरी जर्नी। और फिर उसके बाद में तो कोविड पास हो गया, और एक मुझे लगता है कि एक ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में मतलब एक बहुत बड़ा बिजनेस का तो एक्सपीरियंस है नहीं, स्टार्टिंग की, और एकदम से कोविड आ गया। तो मुझे लगता है कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। क्योंकि लोगों को सदियों लग जाते हैं इस तरह का एक्सपीरियंस देखने के लिए। मुझे लग रहा है कि जिसने 50 साल भी बिजनेस किया होगा तो उसके लाइफ में भी पहली बार आया था। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि अगर मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ा, और आप जितना स्ट्रगल करते हो उतना अपने आप को ग्रूम पाओगे। अच्छा निखिल, एक चीज़ है, चूंकि आप बता रहे हैं कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो जैसे हमारे पेरेंट्स का एकदम फोकस था या तो सरकारी नौकरी करो या तो फिर नौकरी करो, जो हम लोग अभी कर भी रहे हैं, जो हमें सिखाया गया। इस चीज से खुद को निकालना, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का बिल्कुल सेट होता है कि बिजनेस रिस्क का नाम है, बिजनेस में हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। आपको चाहिए कि आप एक अच्छी नौकरी करिए, अच्छी नौकरी करके शादी करिए, फैमिली बिल्डअप करिए, ये हर एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है। तो इस चीज से आपका माइंड कैसे ओवरकम किया? आप कब से सोच रहे थे कि आपको लाइफ में आगे बिजनेस लाइन में ही बढ़ना है? जब मैंने धीरे धीरे करना स्टार्ट किया ना, तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मुझे ऐसा मतलब अंदर से आता था ना कि जब मैं गलगोटिया में गया यार, कि ये तुम्हारे लेवल की चीज़ नहीं है, तो तुम कुछ बड़ा करने के लिए हो। तो ये चीज़ आपके अंदर आती है, ये कहीं से आती नहीं। मैंने बेसिकली ईसीई ब्रांच लिया हुआ था। मैं तो यहाँ दिल्ली आया था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का प्रिपरेशन करने।
मैं भी गवर्नमेंट जॉब का ही टारगेट था। तो बट वो तो साइड हो गया और धीरे धीरे हम इस पे अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर ले गए। 2017 से जब हमने पहली अपनी काउंसलिंग की तो मुझे पता चला कि यार एक बड़ा मार्केट सेटअप है, इस पे अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं। अब मिडिल क्लास बच्चे के लिए तो दो ही चीज़ें होती है ना, कि उसको अगर ठीक ठाक 8-10 लाख रुपए अगर मिल जाए, मतलब एक मेरा ये था कि 10-12 लाख का पैकेज मिल जाए और चीज़ें सेटल्ड हो जाएंगी। बट और क्या चाहिए? हाँ, बट कॉलेज आने के बाद एक चीज़ तो पता चलेगा कि भाई 10-12 लाख से तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वो बच्चे दूसरे होते होंगे जिनको लगता है कि मेरा 10-12 लाख से कुछ हो जाएगा। मैंने दो चीज़ों को बड़ी प्रायोरिटी दी। पहला अपने टाइम को, कि अपने टाइम से आपको लड़ना आना चाहिए। टाइम को आप जितना प्रोडक्टिव और जितना एफिशिएंट बनाते हो, उतनी आपके अंदर की एक कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। तो जो आपकी बहुत बेसिक चीज़ें होती है वो दब जाती हैं। एक सेकेंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो आपको बड़ा वाला स्ट्रगल भी झेलना पड़ेगा। तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये मुझे लगता है कि मेरे अंदर था। मैंने दो चीज़ों से मतलब रखा। पहला ये कि थोड़ा सा कपड़े ठीक ठाक मिल जाए, और दूसरा खाने को मिल जाए। तो अगर बिजनेस करना है तो दो चीज़ें आपको अगर ये समझ में आती हैं, आपको ऑटो से ट्रैवल करना पड़े कि किसी भी लेवल तक रिक्शा से ट्रैवल करना पड़े, तो आपको करना आना चाहिए। अगर आप में शर्म है तो फिर आप, मुझे लगता है कि बिजनेस के लिए नहीं बने हो, है ना। फिर तो गॉड फादर वाला कोई बिजनेस हो तो आप उसको रन कर सकते हो। तो ये चीज़ों का मेरे अंदर रहा नहीं। मुझे लगता था कि यार खाने को ठीक ठाक मिल रहा है, कपड़े भी ठीक ठाक है, और चल पड़े काम करने, बस दैट्स इट। अच्छा निखिल, जितना गलगोटिया कॉलेज के बारे में आपने मुझे बताया, तो आप जहां से पढ़कर आए वहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़कर आते होंगे, अच्छी अच्छी जगह के बच्चे आते होंगे। उनके साथ में कोप अप करना और उस दौरान अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़ना, जब आपको पता है कि आपके वहां पर वापस आपकी टांग पकड़ के खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, होते हैं आपको वापस पकड़ के खींचते हैं कि नहीं भाई ये तो रिस्क की वाली बात है, यहाँ मत जाओ, नौकरी करो, सिक्योर रहो, इस चीज से ओवरकम करना कितना मुश्किल था? क्योंकि वो एक एज ऐसी होती है ना कि आप अपने दोस्तों की ज्यादा सुनते हो। मुझे लगता है कि जब मैं कॉलेज गया तो मैंने 2 सेमेस्टर पढ़ाई करी थी, तो मुझे कुछ 80-85% आ गए थे। तो ऊपर से टॉप रैंकर में से 6वां-7वां स्थान मेरा आ गया था। तो मुझे ऐसा लगता था यार कि अभी तो मैंने अच्छे से अपनी एफर्ट डाल के पढ़ा भी नहीं, अगर हम पढ़ लेंगे तो टॉप पे आ जाएंगे। तो मुझे लगा कि इस पानी में तैरना मेरे लिए नहीं लिखा है। हाँ। तो मुझे कुछ बड़ा करना है, और एक मेरे लिए मेरे साथ में अच्छी चीज़ है कि मेरे लिए बाहर की चीज़ें बहुत कम इम्पैक्टफुल हैं। मुझे लगता है मैं अंदर से बड़ा स्ट्रांग रहता हूँ कि जो मुझे करना है वो मेरा क्लियर रहता है कि मेरा ये गोल है, तो फिर मैं वही करता हूँ। तो एक बात बताइए निखिल, ये जो आप इतनी ढेर सारी चीजें बता रहे हैं, 50 करोड़ की आपने कंपनी खड़ी कर दी, वो भी बीटेक सेकंड ईयर से, उम्र कितनी है आपकी? अभी मैं करंटली 26 का हुआ हूँ, 14 जनवरी को। और आप 26 साल की उम्र में अब तक कितने बच्चों की काउंसलिंग कर चुके हैं? मुझे लग रहा है कि हम 10 लाख बच्चों का इंटरेक्शन कर चुके हैं, बिकॉज हम सेमिनार्स भी करते हैं बहुत बार। जब कोविड के टाइम पे 1-to-1 इंटरेक्शन हम लोगों ने गूगल मीट पे, जूम पे भी किया हुआ है। तो ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो एक बार आप निखिल को देख लीजिए। 26 साल की उम्र में लगभग लाखों बच्चों की काउंसलिंग करना अपने आप में एक बड़ी बात है। निखिल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी अब तक की जर्नी चल रही है और आगे भी चलती ही जा रही है, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब मिडिल क्लास लोग ऐसे, बहुत से ऐसे बच्चे आपकी मेरी तरह, मैंने भी कभी सोचा था कि मुझे बिजनेस करना है, लेकिन मुझे भी नौकरी में आना पड़ा और ये हमारी मजबूरी बन जाती है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो इस लाइन में आगे बढ़े और निखिल सचान की तरह एक आइडल बनकर निकल कर सामने आए? तो ऐसे लोगों को मैं ये बोलूँगा यार कि आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और आपके अंदर बहुत सारा जुनून होना चाहिए, करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं यार, है ना। और मैंने अपनी उम्र में अपने पैसे से शौक करी और कर रहा हूँ। ये बहुत कम लोगों के लिए मौका मिलता है, मोस्टली अपने माँ बाप के पैसे से सारे लोग करते हैं। तो अगर थोड़ा सा अपने आप को यूनिक करना है यार, तो फिर चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और 2 पॉइंट जो मैंने बताए, कपड़े ठीक ठाक मिल जाए और पहनना, खाना पीना आ जाए, और इतने से अगर सेटिस्फाइड हो तो मुझे लगता है आप बिजनेस कर सकते हो। तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो एक बहुत जरूरी बात आपने यहाँ पर निखिल बताई है। अच्छा, एक चीज और है, मैं इस पे एक चीज और ऐड ऑन जी। करूंगा। मैंने 0 इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ था। मेरे पास में ये एक भी बहुत बड़ी पैसे बात नहीं है, ये थे, बहुत एक बड़ी भी बात पैसे है। नहीं थे। और फिर मैंने जब 19 में ऑफिस डाला तो मेरे फादर ने मुझे 50,000 दिए हुए थे, और उससे मैंने 1 CR में कन्वर्ट किया था। ये बहुत बड़ी बात है, 50,000 से 1 करोड़ तक की जर्नी, वो भी कॉलेज डेज में कवर की। अच्छा निखिल, एक चीज हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए बहुत से लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, मान लीजिए कोविड आ गया या फिर पैसों की तंगी आ गई, कि लोग बिजनेस का उनका आइडिया टूट जाता है, फिर वो नौकरी करने लग जाते हैं। आप हैं कि आप कोविड से लड़ गए, आप फाइनेंशियल क्राइसिस से लड़ गए, लेकिन आप बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह? क्या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट ऐसा भी आया था जो आपको लगा कि नहीं यार छोड़ते हैं, नौकरी कर लेते हैं? ये वाला ख्यालात तो मेरे कभी नहीं आया। मैं इस पे बोलूंगा कि अगर बिजनेस करना है तो कैश फ्लो 1-2 बार साल में तो होल्ड होगा ही होगा, और उस टाइम पे कैसे मैनेज करना है, अगर वो मैनेज कर ले गए तो फिर आप बिजनेसमैन बन गए।
ये तो मतलब मुझे लगता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, एमएनसीज में ऐसा हो जाता है कि बहुत बार एम्प्लॉयज को आउट कर देते हैं, फायर कर दिए जाते हैं, बहुत सारे बल्क में फायरिंग होती है। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, मतलब मैं बोलूंगा कि ये बिजनेस का ही पार्ट है, और बिकॉज बिजनेस कहीं पढ़ाया नहीं जाता तो ये हमको एक्सपीरियंस से ही सीखने को मिलता है। अच्छा निखिल, एक बात और जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे, अब आपके आगे के क्या प्लान्स है, क्योंकि आपने 50,000 को 1 CR में कन्वर्ट किया, 1 CR को आप 50 CR तक लेकर चले गए हैं, अब आगे का क्या प्लान है? अभी मेरी प्लानिंग ये है कि अभी हम कानपुर ऑफिस में अपना सेटअप रन कर रहे थे, और अभी मैंने एक नोएडा में भी अपना सेटअप बनाया हुआ है। अच्छा। तो अब मैं कंप्लीटली दो मेरे टारगेट्स हैं, एक तो नंबर ऑफ ऑफिसेस मेरे बढ़ जाएं, नेक्स्ट मेरा टारगेट है कि हम कोटा में जाएंगे, ओके। बिकॉज कोटा एक बहुत बड़ा प्राइम हब है मुझे लगता है कि बिल्कुल। IIT जे और नीट के लिए। और आज के टाइम पे बिकॉज जब से बच्चे, मैं बोलूँगा कि कोविड में 11-12 करके आए हैं या उन्होंने 9-10 की हुई है, तो बड़े गुमसुम से होते हैं, अजीब से होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब मोटिवेशनल चीज़ों की या इन्फ्लुएंस करने की या बच्चों को समझने की रिक्वायरमेंट और बढ़ गई है, बिकॉज अब तो पूरा टाइम उनका पबजी में चला जाता है। कहीं ना कहीं मतलब सामने में बोलते हैं माँ बाप से कि हम नोट्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो बच्चों को ये चीज़ समझाएगा कौन, बिकॉज वो तो अपने फैमिली से उस चीज़ को सेपरेट कर रहे होते हैं ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मुझे लगता है कि अब मेंटरिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो गई है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मतलब इस तरह के जेई या नीट के प्रिपरेशन कराते हैं, तो उसमें मेंटरिंग जरूर होनी चाहिए, और यही रीज़न है कि कोटा में मेंटरिंग होती है, और वहाँ पर लोग आज के टाइम पे बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छी रैंक्स निकल रही हैं। ठीक है, तो अब ये बताइए कि आपको एंटरप्रेन्योर कहा जाए, इन्फ्लुएंसर कहा जाए, या फिर करियर कोच कहा जाए, किस नाम से आपको पुकारा जाए? मुझे लगता है कि आप इसमें से मुझे सारे नेम से आप पुकार सकते हो, और मैंने हर एक डोमेन पे स्पेसिफिक चीज़ों पे काम कर रखा है। तो 26 साल की उम्र में जब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि निखिल को एंटरप्रेन्योर कहें, करियर कोच कहें, इन्फ्लुएंसर कहें, तो आप सोच कर देखिए कि निखिल कहां से कहां आए हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से यहां तक आना, 50,000 से, जीरो इन्वेस्टमेंट से इन्होंने सफर शुरू किया। 50,000 इनके फादर ने इन्वेस्ट किए, उसके बाद में उसको 1 CR में कन्वर्ट करना, फिर 50 CR में बदल देना, और अब ये अपनी कंपनी को और ग्रो करना चाह रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि 26 साल की उम्र में अगर निखिल ऐसा कर सकते हैं, तो आपको न जाने कौन रोक रहा है। आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, निखिल से सीखना चाहिए, और जरूर ये समझना चाहिए कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल, यूपिता के साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार।